हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिविकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भूगोल विषय की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लेकर आए जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे, पूछे जाएंगे और आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर किया था। आज के इस वीडियो में पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यहां आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया था अपनी पिछली वीडियो में। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका पूरा कवर हो जाए। ठीक है, आज की इस वीडियो हम लोग शुरुआत करेंगे, यहां से मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो इंपॉर्टेंट है, याद करवाने की भी गारंटी ले रहे हैं, ताकि जो है आपको जो भी क्वेश्चन तैयार करे आपको तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत पत्तन के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो इसमें राइट आंसर यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। यहां से व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होता है, मतलब व्यापार सर्वाधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है। तो ओपेक क्या है? ओपेक एक संस्था है। ठीक है, और इसमें राइट आंसर वेनेजुएला हो जाएगा, और वेनेजुएला पड़ता है आपका दक्षिण अमेरिका में। थोड़ा सा इसके बारे में अगर आपको डिटेल में थोड़ा बता दें तो ओपेक क्या है। देखिए, ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ये जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। जो पेट्रोल निर्यात करते हैं उन देशों का एक संगठन बनाया गया है, और इस संगठन जो है इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसमें बात करें तो एशिया के कुछ देश हैं, अफ्रीका के कुछ देश हैं, और दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश वेनेजुएला है। ठीक है, वेनेजुएला है, और इसके जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया में पड़ता है, जो कि यूरोप महाद्वीप में ऑस्ट्रिया है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है इसका मुख्यालय बनाया गया है। मजेदार बात यह है कि यहाँ पे यूरोप का कोई भी देश ओपेक में शामिल नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रिया में जो है इसकी जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय बनाया गया है। और एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका का, और दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश वेनेजुएला है जो इस संगठन का सदस्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आगे आ चुका है यहाँ पे। तो क्वेश्चन है ये, निम्न व्यापार समूह में से भारत किसका एक सह सदस्य है। तो यहाँ पे सह सदस्य की बात करें तो इसमें राइट आंसर आसियान हो जाएगा। ठीक है, आसियान का सह सदस्य है। इसका पूरा नाम होता है एशियन साउथ ईस्ट एसोसिएशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, ये आसियान का पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, विश्व व्यापार संगठन इसको बोलते हैं WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो है स्थापना जो है 1995 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, और जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाता है। तो सिंपल सी बात है भैया, दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसी सवाल को ऐसे ही पूछ सकता है कि जब वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई देशों के बीच होता है तो क्या कहलाता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात यह है कि चाहे विदेशी व्यापार पूछे, चाहे दो देशों के मध्य व्यापार पूछे, चाहे ये वाला क्वेश्चन पूछे, तब भी राइट आंसर अंतरराष्ट्रीय व्यापार ही होगा। ठीक है, बस क्वेश्चन वही रहता है, थोड़ा सा उसको घुमा देता है और लोग उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको समझने की कोशिश करना कि आखिर क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाद्वीप में से किसी एक से विश्व व्यापार सबसे कम होता है। तो अफ्रीका महाद्वीप से सबसे कम होता है, यूरोप से सबसे ज्यादा होता है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न की। तो अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पे पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का आधारभूत कार्य क्या है। आधारभूत का मतलब होता है कि जो मेन मुख्य काम है, जो आधार है उसका, जो फाउंडेशन है उसका मुख्य काम क्या है। अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपका बोर्ड परीक्षा आने वाला है, तो बोर्ड परीक्षा आने वाला आपका मुख्य काम क्या है, आधारभूत काम क्या है।
आधारभूत काम ही है भैया कि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करिए, ये मुख्य काम है। इसके बाद सर कोई काम है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मुख्य काम ये हो जाएगा। और इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग बना लेंगे विश्व व्यापार संगठन, उसके बारे में लिखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम हो जाएगा और हिंदी में विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है। इसको जो कहते हैं, यह विश्व व्यापार एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब जब एक देश दूसरे देश से कोई आवश्यकता की पूर्ति होती है, कोई व्यापार होता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, कोई संधि होती है, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कहते हैं। तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संगठन एक गुट होता है, एक गुट बनाया गया है और यहाँ पे जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को लागू करता है। यानी अगर एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है तो उसके नियम को लागू करने वाला कौन है, विश्व व्यापार संगठन इसका मुख्य आधार हो जाएगा, यानी मुख्य काम हो जाएगा। काम और आगे भी है, अभी दिखाते हैं आपको, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें 1995 इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके कार्य क्या है, तो यहाँ पे देखिए कार्य हिंदी डाल देंगे विश्व व्यापार संगठन के कार्य और इसके बारे में लिखेंगे। दोस्तों देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और लागू करना, ये विश्व व्यापार संगठन का काम होता है। जैसे देश में अगर बात करें, देश में सरकार नियम लगाती है, सरकार जो है नियम निर्धारित करती है। ऐसे ही अगर किसी देश से दूसरे देश में व्यापार करनी हो और कोई संधि करनी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो अगर कोई देश दूसरे देश में व्यापार करना चाहता है तो उसके लिए विश्व व्यापार संगठन WTO से परमिशन लेना पड़ता है, जो उसका नियम उसको फॉलो करना पड़ता है, जो उसके बनाए गए कानून होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है इसका मुख्य काम क्या हो जाएगा, नियम निर्धारित करना और लागू करना, ये WTO काम करना, ठीक है। नेक्स्ट है व्यापार विवादों को समाधान करना। अगर आप जैसे भाई व्यापार हो रहा है, एक देश से दूसरे देश में कोई विवाद हो गई, कोई बात हो गई, बड़ी बात हो गई, तो उसको समाधान करने के लिए WTO आगे आता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके घर से किसी घर से लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो आप किसको फोन करते हैं, पुलिस आती है, तो पुलिस क्या करती है, उसका समाधान करती है। अब यहाँ पे सवाल ऐसे ही है, जो WTO है, WTO ये विश्व व्यापार में जो भी समझौता होता है, जो भी विवाद होते हैं, उनको समझाने का, विवाद निपटाने का काम करता है WTO, ठीक है। आगे देखेंगे, यह विश्व के उच्च सीमा शुल्क और विनिमय प्रकार की बाधाओं को मुक्त करता है। जैसे कोई देश है, कोई हाई टैक्स लगा दिया, उच्च टैक्स लगा दिया, तो उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए WTO आगे आता है कि भैया इतना टैक्स मत लगाया जाए, नहीं तो व्यापार नहीं हो पाएगा। तो ये सब जो नियम है लगाने काम WTO करता है। एक कहानी की तरह समझ जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और रिलेट करके अगर याद करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि मुक्त व्यापार क्या है। देखिए नाम से स्पष्ट है, मुक्त व्यापार। कहते हैं भैया मुक्त का खाने आ गए हैं ना, मुक्त का मतलब फ्री में मिल रहा है, तो फ्री ट्रेड यहाँ पे है, फ्री ट्रेड। देखिए व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था का उदारीकरण स्वरूप ही मुक्त व्यापार कहलाता है। उदारीकरण का मतलब ये है, अगर मैं आपको हिंदी भाषा में आसान शब्दों में समझाऊं तो भैया इतना समझ जाइए कि अगर मान लीजिए आप 1000 रुपए का कोई सामान खरीद रहे हैं, दुकानदार आपको 1000 रुपए मांग रहा है, आप कह रहे हो कि थोड़ा कुछ कम कर लीजिए, दुकानदार ने कहा ठीक है चलो 800 रुपए में दे दो, ठीक है, तो आपका 200 रुपया बच गया। ये 200 रुपया जो बचा है ये उदारीकरण प्रक्रिया कहलाता है, यानी जो छूट मिलती है, जो आपको उदार यानी छूट जो दिया गया वही एक तरह से टैक्स बचत हो गई, वही आपका जो है यहाँ पे उदारीकरण हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो मुक्त व्यापार होता है यानी फ्री ट्रेड कर दिया जाता है जब उसमें छूट मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब छूट मिले, उदार बरते, तो इसको मुक्त व्यापार के नाम से जाना जाता है। मुक्त व्यापार में सीमा शुल्क जैसे अवरोध नहीं होते हैं। एक देश से देश, जैसे मान लो कोई एक देश चीन है, ठीक है, और यहाँ पे भारत है, ठीक है, अगर चीन भारत में व्यापार करता है, वैसे करता भी है, तो यहाँ पे जो सीमा है, ये जो सीमा शुल्क है, जो सीमा शुल्क लगता है, इस सीमा शुल्क को अगर फ्री कर दिया जाए तो चाइना सामान बहुत ज्यादा भारत में आएगा और फिर कहीं न कहीं चाइना को भी फायदा होगा, भारत के लोगों को भी फायदा होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आप जानते हैं कि चाइना सामान कितना भारत में आता है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान क्या है। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि आसियान वाला क्वेश्चन ये आपकी राजनीति विज्ञान में भी है, नागरिक शास्त्र में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। आसियान के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम मैंने भी आपको बताया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसको कहते हैं दक्षिण पूर्वीय राष्ट्रों का संगठन। तो यहाँ पे जो आसियान है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है, एक संगठन बनाया गया है। और इसमें काम क्या होता है तो देखिए, आसियान देशों को आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए
क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए कार्य करता है। तो अगर आसियान को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं, आसियान एक ऐसी संगठन है, एक ऐसी संस्था है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को लिए आर्थिक सहायता, राजनीतिक सहायता और भौगोलिक सहायता प्रदान करता है। इतना काम न कर देंगे तभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? व्यापार संतुलन क्या होता है, आइए देखते हैं। व्यापार संतुलन दो या दो से अधिक देशों के मध्य निश्चित समयावधि में होने वाले आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। सिंपल सी बात है, संतुलन कब बनता है? जब जैसे आपने कोई वस्तु मंगाया, ठीक है, आप मंगाए, मान लो कि 24 तारीख को, मान लिया आपने कोई वस्तु मंगा लिया 24 तारीख को, ठीक है, 24 तारीख को आपने कोई सामान मंगाया है और वो 24 तारीख को ना आकर अगर 26 तारीख को आए तो क्या यहाँ पे संतुलन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन आप 24 तारीख को मंगाए हैं और 24 तारीख को ही आपका सामान वो मिल जाए तो यहाँ पे आपका काम हो जाएगा, यानी व्यापार संतुलन बना रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक देशों के मध्य जो व्यापार होते हैं उनकी जो समयावधि होती है कि हाँ इतने टाइम पे हमको सामान चाहिए, तो आयात निर्यात जब बराबर हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा, तो भैया उसी को हम व्यापार संतुलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई देश ए है, कोई देश बी है। अब यहाँ पे मान लो कोई जो ए देश है, यहाँ पे 1000 रुपये का मान लो सामान खरीदा ए बी वाले से, ठीक है, बी वाले से 1000 रुपये का सामान खरीदा ये, तो ये क्या करेगा, इससे भी अगर 1000 रुपये का सामान खरीदता है, आयात निर्यात यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी व्यापार संतुलन ठीक ठाक रहेगा। मतलब जितना जो आप खरीद रहे हैं उतना आप बेच भी रहे हैं, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि व्यापार संतुलन बना हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार संतुलन के 3 मुख्य जो है विशेषताएं बताइए। तो आइए बात करते हैं 3 विशेषताएं क्या है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, व्यापार संतुलन निश्चित अवधि में एक देश के निर्यातों और आयातों के जो मूल्य होते हैं उनका अंतर होता है। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि जितने आप सामान खरीदे हैं, 1000 रुपये का सामान खरीदे हैं, तो 1000 रुपये का आप बेचेंगे तभी तो व्यापार संतुलन होगा, यानी बराबर होगा। अगर आपको बेनिफिट कमाना है तो 1000 रुपये से आपको ऊपर आपको कमाई करनी पड़ेगी। वही बात यहाँ पे कहा गया कि जो व्यापार संतुलन होता है वो निर्यात और आयात होते हैं उनको मूल्य का अंतर होता है, जो अंतर होता है वही व्यापार संतुलन होता है। तो इस प्रकार से आप पहला पॉइंट समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है, जो वस्तुएं बंदरगाहों, हवाई अड्डों के माध्यम से आने जाने का ब्यौरा होता है उन्हें व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है। जो समुद्र के रास्तों से जो भी आयात निर्यात वस्तु का होता है उसमें ज्यादा व्यापार संतुलन को शामिल किया जाता है, क्योंकि व्यापार जो समुद्र के रास्ते से होता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, व्यापार संतुलन में विदेशी व्यापार केवल दृश्य शर्तों के ही शामिल किया जाता है। दृश्य शर्तों का मतलब ये जो दिखाई देते हैं, ऐसे नियम, ऐसे वस्तु जो प्रोडक्ट दिखाई देते हैं उसे हम दृश्य शर्तों में लागू करते हैं तो व्यापार संतुलन बना रहेगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो है भारत से जाते हैं दुबई कमाने, सऊदीया कमाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो पैसा लेकर आते हैं वो अदृश्य होता है। ठीक है, अदृश्य हो जाता है, लेकिन जो वस्तु लेकर आते हैं वो दिखाई देता है कि हाँ वस्तु आ रही है, कितने का वस्तु होगा वो दिखाई देता है। तो ये व्यापार संतुलन लागू होता है। कुछ ऐसी सेवा होती है वो सेवा दिखाई नहीं देती कि हाँ अगर यहाँ का व्यक्ति वहां पे जाकर कोई सेवा कर रहा है, सेवा के बदले क्या प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई वस्तु लेकर आ रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम लेकर आ रहे हैं, सोना चांदी लेकर आ रहे हैं, कोई सामग्री लेकर आ रहे हैं, तो वहां से पता चलता है कि हम वस्तु लेकर आ रहे हैं, वो दिखता है। ठीक है, तो आगे इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पत्तन की प्रकार बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर पत्तन का प्रकार पूछता है तो यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम पत्तन। पत्तन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह और बंदरगाह का मतलब होता है पत्तन। नहीं, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो आप मान लीजिए जैसे मुंबई यहाँ पे है, समुद्र के तट पर मुंबई है, तो समुद्र के जो जहाज होते हैं जब जिस समुद्र के तट पर आके रुकते हैं वहां से वस्तु का निर्यात आयात होता है, वहां पे व्यक्ति चढ़ते हैं उतरते हैं, तो उसी को बंदरगाह कहते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आके रुकती है, ठीक है, ऐसे ही उसे रेलवे स्टेशन कहते हैं। ऐसे ही जो जहां पे समुद्र के जहाज होते हैं, जिस स्थान जिस तट पर आके रुकते हैं वहां से वस्तु का आयात निर्यात होता है, व्यक्ति आते हैं जाते हैं, तो उसे हम बंदरगाह या पत्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के होते हैं।
यहाँ पे बात करेंगे अवस्थिति के आधार पे, अगर पूछ लेगा तो अवस्थिति के आधार पे यहाँ पे आंतरिक पत्तन और बाह्य पत्तन होते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि अवस्थिति के आधार पे बताइए तो आंतरिक पत्तन और बाह्य पत्तन लिख देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन बस फटाफट देख लीजिए, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मुख्य जो है वो आधार क्या है ये बताना है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मुख्य आधार और इसको फ्लो चार्ट डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। पहला है प्राकृतिक आधार, दूसरा है आर्थिक आधार, तीसरा है सामाजिक आधार, चौथा है सांस्कृतिक आधार और पांचवा है यहाँ पे राजनीतिक आधार। ठीक है, अब इनको एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य आधार क्या है। प्राकृतिक आधार का मतलब ये है कि प्राकृतिक जो है वो जो इन्वायरमेंट है वो दूषित ना हो, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण ना हो, उसके लिए हमें एक ऐसा आधार बनाना है जिसके आधार पे हम एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है, जो भी वहाँ पे उत्पादन होता है, उनसे दूसरे देश में प्रभाव जो पड़ता है वो प्रभाव ना पड़े। उसके लिए हमें प्राकृतिक आधार को बनाए रखना है। कहने का मतलब ये है कि एक देश से दूसरे देश में जो भी प्रदूषण फैलता है उसको कम करना है ताकि हमारा एनवायरनमेंट स्वच्छ रहे। ठीक है, ये आंतरिक मुद्दा हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक आधार। आर्थिक आधार का मतलब ये है कि जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है तो उनकी जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी होती हैं। सिंपल सी बात ये है कि अगर चाइना सामान भारत में आ रहा है तो यहाँ पे चाइना सामान जो आ रहा है वो भारत के लोगों को मदद पहुंचा रहा है, यानी सस्ते सामान मिल रहे हैं तो आसानी से उनको बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद तो अगला पॉइंट इसमें राजनीतिक आधार। राजनीतिक आधार का मतलब क्या होता है कि जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है तो कहीं कहीं राजनीतिक मुद्दा भी होता है। एक देश से दूसरे देश में राजनीतिक संबंध भी अच्छे होते हैं और संबंध जब अच्छे होंगे तो जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो सब नहीं हो पाएंगे। तो पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सामाजिक आधार का मतलब ये है कि भाई सिंपल सी बात ये है कि जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार होगा तो व्यापार जब दूसरे देश से होगा तो वहां पे जो समाज के लोग होंगे उनका भला होगा। जैसे चाइना का सामान भारत में आता है तो भारत के लोगों को मदद मिलती है, उनको बेनिफिट मिलता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जो आधारभूत उनकी आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो जाती हैं। तो ये पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सांस्कृतिक आधार। सांस्कृतिक आधार का मतलब क्या। सांस्कृतिक आधार का मतलब ये है कि एक देश से दूसरे देश में जब लोग जाते हैं तो लोगों के साथ उनकी संस्कृति भी जाती है और उनकी संस्कृति वहां जाकर वहां फैल जाती है, प्रसार होता है। तो एक देश की दूसरी संस्कृति, दूसरे देश की तीसरी संस्कृति, इस प्रकार से संस्कृतिकरण भी होता है। तो यहाँ पे पॉइंट आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे समझ जाएंगे तो कुछ ना कुछ लिख लेंगे और जब लिख लेंगे तो कुछ ना कुछ आपको नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है।